बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीपीसी के हवाले से एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, सिविल जज के लिए भी और एडिशनल सेशन जज के लिए भी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो एक क्वेश्चन आपका 100% एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सीपीसी के हवाले से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा। जो न्यू पैटर्न चल रहा है जिसके अंदर प्रैक्टिकल जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो आपने किसी भी सिनेरियो के ऊपर या कोई जजमेंट लिखनी होती है या आपने कोई ऑर्डर उसके ऊपर लिखकर प्रैक्टिकली देना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आज लॉ क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल जजमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ और जजमेंट्स आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो साथ मैं 2 से 3 डिफरेंट सिनेरियोज शेयर करूँगा। मंडे तक का टाइम है आप लोगों के पास। मंडे को आपने क्या करना है, वो जो जजमेंट है वो बाकायदा तरीके से क्वेश्चन की सूरत में लिख कर लानी है, बट वो ऐसी ही जजमेंट होगी, फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, किस तरीक़ा कार के मुताबिक उसको लिखें। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 33 है और एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि सीपीसी के हमें पता है कि 2 पोर्शन है जनाब। जो फर्स्ट पोर्शन है ये बेसिक प्रिंसिपल डिफ़ाइन करता है और जो सेकंड पोर्शन है वो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 33 ये कहता है कि जब भी कोई केस सुना जाएगा, हमने पिछले दिनों इंस्टीट्यूशन की बात की थी कि केस इंस्टीट्यूट हुआ, इंस्टीट्यूट होने के बाद फर्दर जब वो डिसाइड हो गया तो डिसाइड होने के बाद सेक्शन 33 ने कहा कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड, कि जब केस सुना जा चुका हो तो क्या करेगा, शेल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट डिक्री शेल फॉलो। ये पॉइंट समझना है कि कोर्ट एक जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और जजमेंट जब वो प्रोनाउंस करेगा तो उस सूरत में उसके बाद एक डिक्री होगी जिसको उसने क्या करना है, डिक्री ने क्या करना है, डिक्री शेल फॉलो। बट डिक्री शेल फॉलो क्या, डिक्री शेल फॉलो जजमेंट। क्या मतलब है जनाब डिक्री शेल फॉलो जजमेंट? इसका मतलब है कि जो डिक्री होगी वो जजमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर जजमेंट इज़ इन द फेवर ऑफ ए तो डिक्री भी किसकी फेवर में होगी, ए। हमारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है। सिविल सूट में हमारी कितनी पार्टीज हैं, 2 ही हैं, हमारा प्लेंटिफ है और वर्सेस क्या है, ये मामला डिफेंडेंट के। अगर ऑल द इश्यूज आर डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ तो इट मीन्स कि जो डिक्री पास होगी इट शैल बी पास्ड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि डिक्री ने क्या करना है, फॉलो करना है किसको, जजमेंट को। और जब आप इसको, मैं ये आपको ये एग्जांपल देता हूँ, आप इसको जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जजमेंट है क्या। अब यहाँ पे आपको जजमेंट और डिक्री का फ़र्क भी पता चलेगा। जब भी आप किसी सिविल कोर्ट के हवाले से उसके फ़ैसले की कॉपी, फाइनल जो एडजुडिकेशन होती है जिसको हमने डिक्री की डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर हम उसकी कॉपी लेकर आते हैं तो उसके हेड पर लिखा होगा जजमेंट। क्या लिखा होगा, जजमेंट। जजमेंट के साथ ही जो कोर्ट है पहले प्लेंट के फैक्ट्स लिखेगा, फिर रिटन स्टेटमेंट के फैक्ट्स लिखेगा और फिर जो बाकायदा तौर पर, अच्छा इस जजमेंट लिखने से आपका जो अगला सवाल है कि आप ये बताएं कि हाउ इशूज़ आर फ्रेम्ड। ये पिछले कई सालों से कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, 4 लाइन का क्वेश्चन होता है कि आप इशू फ्रेम करके बताएं। तो जजमेंट के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के वर्जन के बाद द फैक्ट्स विच वर अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ एंड डिनाइड बाय द डिफेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिनाइड फैक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिटेड फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिनाइड फैक्ट्स, कोर्ट क्या करता है, फ्रेम्स द इशू। इशू फ्रेम करने के बाद, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 26A में पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो इशू फ्रेम करेगा और फिर कहेगा जी आप एविडेंस लेकर आए। तो एविडेंस किसके ऊपर आना है, इशू फ्रेम होने के बाद। और जब इशू फ्रेम होता है तो इनफैक्ट ईच एंड एवरी इशू का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वहीं पे डिसाइड किया जाता है और उस इशू के ऊपर लिखा जाता है कि इसका बर्डन और OPP की सूरत में इसको किसके ऊपर है, कि प्लेंटिफ के ऊपर है या इसका डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन है। तो वो वहीं पे इसका प्रूफ लिखा जाएगा कि इसका प्रूफ करना किस पार्टी के ऊपर है। तो जिस पार्टी के ऊपर उसका प्रूफ करना होगा वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। फिर लिखा जाएगा प्लेंटिफ का विटनेस 1, 2, 3 जितने विटनेस उसने प्रोड्यूस किए, और बाद में लिखा जाएगा डिफेंडेंट के विटनेसेस का शॉर्ट बयान जो उन्होंने प्रोड्यूस किए,
और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस तो क्या किया जाएगा कि इशू नंबर 1 इज़ हेयर बाय डिसाइडेड पॉजिटिवली आर नेगेटिवली इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ आर इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। और ये सब कुछ करने के बाद ऑन दीज ग्राउंड्स, जब हम कहते हैं दैट द जजमेंट प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री, तो जजमेंट करता ही क्या है, हमें तफसीलन वजूहात बताता है कि जिसके ऊपर एक डिक्री स्टैंड करती है तो वो इन तमाम ग्राउंड्स की बुनियाद पर एक क्या पास की जाती है, एक डिक्री पास की जाती है। और जब भी आप जजमेंट देखेंगे उसके आखिरी सफ़ा को डिक्री शीट कहा जाएगा। उसके आखिरी सफ़ा को क्या कहा जाएगा, डिक्री शीट कहा जाएगा। जब हम सेक्शन 33 पढ़ते हैं उसमें तो सिर्फ ये था कि आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड द कोर्ट शैल पास अ जजमेंट जिसको फॉलो करेगी डिक्री। फिर पंजाब में अमेंडमेंट आ गई, सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट आई जिसने ये कहा कि जब केस हर्ड हो चुका होगा तो जजमेंट होगी विद इन 15 डेज़, विद इन 15 डेज़। और अगला लिखा कि ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो साइमल्टेनियसली, तो जजमेंट और डिक्री एक साथ ही पास होगी विद इन 15 डेज़ आफ्टर हेयरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे पंजाब में इसके हवाले से 15 डेज़ की लिमिटेशन लगाई गई कि जब फाइनल आर्ग्यूमेंट कोर्ट हर्ड करेगा। अगर आपको याद हो जब हमने 26A(b) पढ़ा था तो हमने लास्ट जो फिगर पढ़ा था वो 20 डेज़ का पीरियड पढ़ा था फॉर हेयरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जजमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर वहाँ पे फिगर नहीं लिखा, तो जजमेंट के लिए जो पर्टिकुलर फिगर मेंशन हुआ है वो 33 की अमेंडमेंट में है कि जब भी फाइनल आर्ग्यूमेंट सुना जाएगा तो उसके बाद 15 डेज़ के अंदर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो जजमेंट पास करेगा। और जजमेंट और डिक्री शैल बी पास साइमल्टेनियसली। जजमेंट है क्या, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो सेक्शन 2 के अंदर कि जजमेंट गिव्स ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री। अब ये गिव्स ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री के जो डिक्री आखिर पे पास हुई है उसकी वजूहात हमें कहाँ मिलेगी, जजमेंट। तो जजमेंट क्या है, बेसिकली एक डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट है जिसमें सिविल कोर्ट अपने तमाम के तमाम जो मामलात हैं उसके हवाले से क्या करता है, उसके हवाले से वो सारी चीज़ें बताता है, रिपीट करता है कि कैसे कोई भी चीज़ हुई है, कैसे कोई भी चीज़ ना हुई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन पोर्शन ओनली डिफाइंस द जनरल प्रिंसिपल एंड द ऑर्डर पोर्शन जो है वो उसकी डिटेल बयान करेगा। ऑर्डर 22 हमें बताएगा कि कोर्ट ने जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है। जजमेंट के अंदर अगर आप देखें, अभी आपको जो मैंने जजमेंट शेयर की है, तो आखिर पे जाके डिक्री शीट देखें, वहाँ पे कास्ट के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी होंगी, अदालत का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ अनाउंसमेंट लिखी होगी, जज का नाम लिखा होगा, जज के दस्तखत होंगे, जज की मोहर लगी होगी। एक पर्टिकुलर क्या ये चीज़ें लाजमी हैं, तो हमें ऑर्डर 20 बताएगा कि एक डिक्री में क्या चीज़ें लिखनी हैं और क्या चीज़ें आपने नहीं लिखनी। ऑर्डर 20 का रूल 1 जो हमें स्टेट करता है, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज फॉर हियरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ पार्टीज। थोड़ा जो फिर कन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं आ गया, कि आ गया। और इधर क्या है, इधर 15 डेज है। हाँ देखो बेटा, बात ये है, हाई कोर्ट इज़ नॉट द लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट इज़ नॉट द लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल असेंबली इज़ द लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल असेंबली जो रूल सेक्शन में पास करेगी, हाई कोर्ट उसको फॉलो करने का पाबंद है। लेजिस्लेचर ने हाई कोर्ट को ये कहा था 122 के अंदर रूल मेकिंग की पावर देते हुए कि भाई साहब जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे इस कानून को प्रैक्टिसेबल बनाने के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, आप अपने लिए रूल्स बना सकते हैं विच शैल फॉलो द प्रिंसिपल लॉ, द मदर लॉ। मदर लॉ तो आपका सेक्शन पोर्शन है। तो ये हाई कोर्ट इनफैक्ट यहाँ पे जो कर रहा है ये गलत है। जब वहाँ पे अमेंडमेंट आई कि विद इन 15 डेज, तो हाई कोर्ट को भी क्या रखना चाहिए, 15 डेज। बट यहाँ पे आप अगर पेपर में इसको लिखेंगे तो आपने दोनों डेट्स का हवाला देते हुए लिखना है कि एज पर अमेंडमेंट इन द सेक्शन 26 अ पीरियड ऑफ 20 डेज हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द हियरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट, वेयर एज पर ऑर्डर 20 रूल 1 अ पीरियड ऑफ 15 डेज हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फाइनल हियरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो एक थोड़ा सा फ़र्क आप उसको मेंशन कर दें, सही गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेंशन कर दें दैट यू नो कि देयर इज़ अ डिफरेंस। उसके बाद आगे चलते हैं। द कोर्ट शैल आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड प्रोनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट ईदर एट वंस और ऑन सम फ्यूचर डेट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज और फॉर ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज आर देयर एडवोकेट्स। फिर कोई फ़र्क आ गया?
क्या हुआ? द कोर्ट शेल आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड 32 पंजाब अमेंडमेंट खोल लें ज़रा, 33 सेक्शन खोलें जो भी आपको मैंने पढ़ाया है। 33 सेक्शन की पंजाब अमेंडमेंट खोल लीजिए आप हुजूर, और 33 की आप पंजाब अमेंडमेंट खोल लेंगे तो 33 की पंजाब अमेंडमेंट में क्या लफ्ज़ ऐसा ही है, द कोर्ट शेल आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड, ठीक है, द कोर्ट शेल आफ्टर द केस हैज़ बिन हर्ड प्रोनाउंस जजमेंट, ऐसे ही है। इन ओपन कोर्ट इधर एट वंस और ऑन सम फ्यूचर डे नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, वहाँ पे क्या है 15 डेज, यहाँ पे क्या है 30 डेज है जनाब। फॉर विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज आर देयर एडवोकेट्स, अगेन कन्फ्लिक्ट आ गया, वहाँ पे क्या है 15 डेज और यहाँ पे क्या हो गया 30 डेज। किसकी गलती है ये सारी? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट हैज़ टू अमेंड इट्स रूल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि जो ड्यूटी है हाई कोर्ट की इज़ टू इंटरप्रीट एंड नॉट टू लेजिस्लेट, रूल्स कैन नेवर बी अगेंस्ट द मदर लॉ। मदर लॉ है आपकी सीपीसी जो असम्बली पास कर रही है, रूल्स को उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट हमने एग्जाम में अगेन इस कन्फ्लिक्ट को भी क्या करना है कि एज पर सेक्शन 33 पंजाब अमेंडमेंट द पीरियड ऑफ 15 डेज हैज़ बिन प्रिस्क्राइब फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, वेयर एज इन ऑर्डर्स पोर्शन कितना पीरियड है जनाब, ये 30 डेज का है। अमेंडमेंट होगी जनाब, फिर आ गई है ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज ऑन सबमिशन ऑफ द प्रिसाइज रिटन आर्ग्यूमेंट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट केस बाय द पार्टी, फिर 15 दिन है, वहाँ पे 20 दिन है भाई। अमेंडमेंट ऊपर वाली तो गलत है, उसके बाद नीचे वाली जो 15 डेज हो गई है, बट ऊपर वाली स्टिल क्या है, ऊपर वाला कन्फ्लिक्ट स्टिल है। ये 2020 में अमेंड किया गया है, इसको पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको अमेंड किया है, बट स्टिल एक चीज़ उसको क्योर किया गया और दूसरी चीज़ को क्योर नहीं किया गया। 20 और 15 डेज़ का कन्फ्लिक्ट स्टिल है, बट जो ये जजमेंट में 15 और 30 डेज़ का कन्फ्लिक्ट था, इसको क्या किया गया, अमेंडमेंट के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, रूल 2 कहता है पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रेडिसेसर, अ जज मे प्रोनाउंस जजमेंट विच रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय द प्रेडिसेसर। अब ये सिंपल सी बात, रूल 2 कहता है कि एक ऐसा हुआ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मुकदमे पता नहीं कब कब चलते हैं, तो ए ने जो एक जज है उस जज ने क्या किया, कोई एक जजमेंट लिखी और हमारे पास पता है कि जजमेंट लिखने के बाद इसका टाइम कितना है, कितने दिनों में आपने उसको प्रोनाउंस करना है 15 डेज़ में। अगर उससे पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया या वो ना कर सका तो उसके जो बाद में आने वाला सक्सेसर है, कोई भी सक्सेसर जज अपने किसी भी प्रेडिसेसर की जजमेंट को क्या कर सकता है, प्रोनाउंस। लेकिन शर्त ये है कि इफ़ द जजमेंट हैड बिन रिटन, अगर वो लिखी जा चुकी हो। इस पे कन्फ्यूजन जो अगर आ सकता है वो इस चीज़ पे आ सकता है कि इफ़ द फाइनल आर्ग्यूमेंट वाज हर्ड एंड द जजमेंट वाज नॉट रिटन, अगर जजमेंट लिखी ही नहीं गई थी तो फिर प्रोनाउंस फिर क्या वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता। इस हवाले से अगर हमें क्रिमिनल प्रोसीजर में कुछ चीज़ें याद हो तो हमने कहा था कि इफ़ द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द प्रेडिसेसर, तो सक्सेसर उसको डिनोवो ट्रायल कर सकता है और उस बेस पर उस जजमेंट को चैलेंज भी किया जा सकता है कि जनाब ये जजमेंट जो थी वो इसने क्यों प्रोनाउंस किया जबकि इसने एविडेंस हर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है वो लिखी गई जजमेंट को प्रोनाउंस करने की बात है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जजमेंट अगर लिख किसी और ने दी प्रोनाउंस कोई और भी कर सकता है। जजमेंट टू बी साइंड, जजमेंट क्या होगा जनाब, डेटेड होगा और साइन होगा। ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट बार बार कह रहा है कि जजमेंट क्या होगी, डेटेड होगी और क्या होगी, साइंड होगी। तो अदालत के लिए वैसे प्रैक्टिकली ये नहीं होता, बट जो लॉ कहता है कि जजमेंट ओपन कोर्ट में सबके सामने सुनाई जाएगी कि कौन सी जजमेंट पास की गई है, डेटेड होगी, साइंड होगी। जो जजमेंट अभी आपको मैंने शेयर किया है वो क्या है, डेटेड भी है और साथ क्या है उसको रूल 4 है जजमेंट ऑफ द स्मॉल काज कोर्ट्स। ये अब वो क्या हो चुका है हमारा, ओमिट हो गया, तो लिहाजा इसको आगे लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आगे चलें जनाब रूल 5 की तरफ, कोर्ट्स टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। जजमेंट खोलें जो आपको मैंने अभी दी है, अगर आप ये जजमेंट देखें तो जब प्लेंटिफ का वर्जन आया होगा, डिफेंडेंट का वर्जन आया होगा, उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ आई होगी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के वर्जन के बाद इशू फ्रेम हुए होंगे। इशू फ्रेम होने के बाद इसमें अगर आप देखें तो इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 सेपरेटली कोर्ट ने हर इशू को क्या किया होगा, एक एक इशू को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के एविडेंस के बाद आप चले जाए ना, इसका पेज खोल लें आप, 5-6 पेज खोल लें। ये पेज नंबर 5 है, इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 के आखिर पे लिखा होगा जी प्लेंटिफ ने स्पोर्ट में क्या किया, डिफेंडेंट ने स्पोर्ट में क्या किया, और आखिर पे जाके एंड पे इसने लिखा होगा कि इशू नंबर 1 जो है ये किस की फेवर में जाता है और किसकी फेवर में नहीं जाता।
The above discussed fact and observation indicate that there was no any difference variation in the date of birth of the plaintiff recorded in primary school record, high school record, board record and another record. It was plaintiff who got managed to make correction in primary school record and then high court record. Therefore issue number 1 is decided in negative. ठीक हो गया जनाब। हर इशू को क्या किया है, सेपरेटली किया। क्यों किया है? क्योंकि हमें कौन सा रूल कह रहा है, रूल 5। रूल 5 ये कह रहा है कि कोर्ट हर इशू को अलग अलग प्रॉपर तरीके से जजमेंट के अंदर वेटेज देगा। तो इट मीन्स जो जजमेंट राइटिंग का तरीकाकार हम पढ़ रहे हैं, जो जजमेंट आपके हाथ में है, ये ऑलमोस्ट उस तरीकाकार के मुताबिक है। तो जब भी आप जजमेंट लिखेंगे, इसके मुताबिक आपने हर इशू को सेपरेटली उसमें क्या करना है, डिसाइड करना है, इन द फेवर आर अगेंस्ट, इन नेगेटिव। जैसे कि फिर आगे इशू नंबर 2 को कर दिया उसने, ठीक है। इशू नंबर 2 के बाद उसने क्या किया होगा, इशू नंबर 3 को, जो भी इश्यूज़ हैं सारे के सारे इश्यूज़ क्या है। और आखिर पे एक लफ्ज़ पढ़ लें, अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ जी अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट? इसलिए लिखा है अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट क्योंकि हमें जो रूल ने कहा था कि जो जजमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ओपन कोर्ट में अनाउंस होनी चाहिए। लिहाजा उसने कहा जी कि मैंने अनाउंस कर दिया इसको ओपन कोर्ट में। ये तो हो गई जजमेंट। आगे है कंटेंट्स ऑफ डिक्री। कंटेंट्स ऑफ डिक्री, तो यहाँ पे जब भी हमें कोई फ़र्क पूछे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जजमेंट एंड डिक्री, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि बेसिकली ऑर्डर 20 हमें सेग्रीगेट करके दे रहा है कि जजमेंट कोई और चीज़ है और डिक्री कोई और चीज़ है। अभी जो आपको मैंने जजमेंट दिया, इसके लास्ट पेज पर चले जाए, पेज नंबर 9 पे आप चले जाएँ। लास्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सर पे लिखा होगा कि ये कोई डिक्री शीट है। पेज नंबर 8 के सर पे क्या लिखा हुआ है, डिक्री इन ओरिजिनल सूट्स। तो जब भी आपकी जजमेंट होगी तो डिक्री शैल फॉलो, तो ये डिक्री क्या कर रही है, जजमेंट को फॉलो कर रही है। अब इसके कंटेंट्स क्या है, रूल जो हमारा 6 है वो कंटेंट्स ऑफ डिक्री बता रहा है। अब आप देखें कि क्या वाकई इस डिक्री में ये जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ डिक्री, क्या इसमें वाकई ये दिए गए हैं या नहीं दिए गए। कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट। पहली चीज़ तो है कि डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट। क्या मतलब है जनाब, डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट इफ द इश्यूज आर डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, तो डिक्री भी प्लेंटिफ की फेवर में होनी चाहिए। अगर अगेंस्ट है तो डिक्री उसके अगेंस्ट होनी चाहिए, इसको एग्री करना चाहिए। इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। क्या इसमें नंबर ऑफ द सूट है जनाब, सिविल सूट नंबर लिखा हुआ है। तो एक तो डिक्री ने क्या करना है, डिक्री ने एग्री करना है किसके साथ, जजमेंट के साथ। यानी कि यहाँ पे डिक्री का रोल क्या है, बिल्कुल उस बेचारे शोधे हस्बैंड की तरह है कि जिसने अपनी हर वाइफ की बात को क्या करना है, मानना है। इनकार की गुंजाइश इसमें नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या होगा, डिक्री शैल बेयर क्या होगा, सूट नंबर। तो क्या सूट नंबर इसमें दिया गया, तो बिल्कुल डिक्री के साथ क्या दिया गया जनाब, हमारा सूट नंबर भी दिया गया। और फिर क्या कंटेन करना, द नेम एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम। तो क्या हुआ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, नेम होगा इसमें दिया हुआ जनाब। व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मींस कि कौन प्लेंटिफ है और कौन इसमें क्या है, कौन इसमें डिफेंडेंट है। तो जो इसमें प्लेंटिफ है और जो इसमें डिफेंडेंट है, दोनों के बारे में लिखा जाएगा। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नेम और डिस्क्रिप्शन के बारे में इसमें लिखा जाएगा। और क्या लिखना है जनाब, और इसमें लिखना है पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम एंड शैल स्पेसिफाई क्लियरली द रिलीफ ग्रांटेड और अदरवाइज डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। को जो रिलीफ ग्रांट किया है क्लियरली लिखा जाएगा। तो इसमें लिखा होगा कि ये सूट डिसमिस हुआ है, या इसमें अगर कोई रिलीफ दिया गया तो कितने अमाउंट का रिलीफ दिया गया है, वो क्लियरली डिक्री को क्या करना चाहिए, स्टेट करना चाहिए। द डिक्री शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट। आखिरी देख ले पेज, देखिए पेज नंबर 9 खोलें तो क्या कोई कॉस्ट का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक्चुअल कॉस्ट भी है और स्पेशल कॉस्ट भी है, उसका जिक्र किया जाएगा। और ये भी लिखा जाएगा कि कौन पे करेगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों, या किस प्रॉपर्टी में से ये चीज़ पे की जाएगी, ये भी लिखा होगा। ऐसा ही है, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट कॉस्ट पेएबल टू वन पार्टी बाय द अदर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी सम व्हिच इज एडमिटेड और फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। अब इसको खूबसूरत यहाँ से बनाना है आपने। खूबसूरत बनाने का मतलब क्या है कि जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जनाब डिक्री या जजमेंट राइटिंग के हवाले से क्वेश्चन लिख कर दें, तो आप उसके अंदर जब इस तरह की चीज़ का इजाफा करते हैं कि क्योंकि जो प्लेंटिफ की फेवर में डिक्री पास हुई है वो इतना अमाउंट है और डिफेंडेंट ने इतनी कॉस्ट भी पे करनी है, लिहाजा प्लेंटिफ को ये अमाउंट प्लस कॉस्ट। और अगर आप उसके उलट गए हैं कि जहाँ पर आप कुछ कह रहे हैं कि जनाब इतना अमाउंट जो है वो देना है लेकिन जो खर्चा है वो प्लेंटिफ ही देगा, तो आप सेट ऑफ करवा देते हैं कि जनाब ये सेट ऑफ कर दें
डिक्री का अमाउंट 10 लाख, उसमें से 2000 या 4000 या 5000 खर्चा माइनस करके बाकी अमाउंट किसको पे किया जाएगा? डिक्री होल्डर को। लॉ ये कहता है कि ये चीज़ हो सकती है। डेट ऑफ डिक्री का इसमें है या नहीं है? जब भी कोई डिक्री होगी उसके ऊपर क्या होगी? डेट ऑफ डिक्री होगी कि किस डेट को ये डिक्री जो है वो प्रोनाउंस की जा रही है, तो इसके ऊपर डेट ऑफ डिक्री दी जाएगी। प्रोसीजर वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री। अजान आज इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जनाब, इसमें नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? हम कह रहे थे कि प्रोसीजर वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री। इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा था उसमें यह था कि वो डिक्री लिख गया था, साइन कर गया था, सिर्फ इसको क्या करना था? प्रोनाउंस करना था। अब ये है कि उसने डिक्री लिखी है लेकिन उसको दस्तखत नहीं किए, तो क्या ये दस्तखत करेगा? नहीं करेगा। वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट बट विदाउट साइनिंग इट द डिक्री, अ डिक्री ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द सच जजमेंट मे बी साइंड बाय हिज सक्सेसर। तो बाद वाला प्रोनाउंस भी कर सकता है और बाद वाला उसके ऊपर साइन भी कर सकता है। डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं जी कि अगर डिक्री होगी किस चीज़ के लिए, तो एक सिंपल सी बात है, अगर तो ये डिक्री थी अमाउंट के लिए तो हमने कहा कि इसको रिलीफ को क्या करना चाहिए? क्लियरली स्टेट करना चाहिए। अगर डिक्री है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली तब ही डिक्री एग्जीक्यूटेबल होगी जब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी उसमें क्या दी जाएगी? डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। तो जब भी कोर्ट कोई डिक्री पास करेगा रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 9 कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी जो सफिशिएंट हो कि जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके वो उसमें लिखी जाएगी। डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसके हवाले से भी लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट इसके हवाले से अल्टरनेटिवली पे किया जाएगा कि अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय या कहीं अलाइनेट हो चुकी है तो फिर कितना अमाउंट उसमें पे किया जाएगा। डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, तो डिक्री के अंदर अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह है तो कोर्ट का इख्तियार है कि वो किसी भी अमाउंट ऑफ डिक्री को इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट की अगर आप दरख्वास्त दें अदालत की डिक्री के बाद तो वो किस रूल किस ऑर्डर के तहत होगी? वो ऑर्डर आपका 20 है और उसका रूल क्या है? रूल 11। उसके बाद जनाब डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट। डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट, तो वेयर अ सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द रेंट मीन्स प्रॉफिट द कोर्ट मे पास अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द मीन्स प्रॉफिट विच हैज़ occurred on the property during a period prior to the institution of the suit of the directing inquiry as such। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ समझें, और वो समझना क्या है, एक बड़ा मशहूर सवाल था पेपर का जो यहाँ पे पूरा होगा, और वो क्या सवाल है? सेक्शन 2 खोलें, सेक्शन 2 CPC खोल लें, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 खोल लें। क्या वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है? आ डिक्री मे बी इधर फाइनल और प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है, और पेपर में सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द कोर्ट शैल पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री। अब ये प्रिलिमिनरी डिक्री होती क्या है? फाइनल डिक्री होती क्या है? इनफैक्ट जब हम डिक्री की डेफिनेशन की बात करते हैं और उसमें एक लफ्ज़ देखते हैं दैट द फाइनल एंड कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन करेगा इट विल बी ओनली अ डिक्री, बाकी तो कोई डिक्री बनेगा ही नहीं। तो अब बात उसमें ये आ जाती है कि जब कंक्लूसिव और फाइनल हम उसकी बात कर रहे होते हैं कि जो कंक्लूसिव होगा और फाइनली किसी का राइट को डिटरमिन करेगा वो डिक्री होगी। तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ना हो तो वो तो डिक्री कहलाने का हकदार है ही नहीं। तो फिर ये प्रिलिमिनरी डिक्री कहाँ स्टैंड करेगी? इनफैक्ट देखें, दो लोग हैं, इनके दरमियान डिस्प्यूट किस चीज़ का है? इनके दरमियान डिस्प्यूट है ए और बी के दरमियान। एक तो प्रॉपर्टी की पोजेशन का डिस्प्यूट है, और पोजेशन के साथ साथ जो दूसरा डिस्प्यूट है वो किस चीज़ का है? वो मीन्स प्रॉफिट का है। अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि पोजेशन दे दें तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो गई, और अगर अदालत ये कहे कि आपने मीन्स प्रॉफिट भी देने हैं तो क्या कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगी या नहीं होगी? हो गई ना, कि आपने देने हैं, क्योंकि फाइनल कर दिया कि देने हैं, तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगी, तभी तो ये डिक्री बनी। लेकिन क्वेश्चन रेज हुआ जी कितने मीन्स प्रॉफिट? उसने कहा हाँ इसकी एडजुडिकेशन कर लेते हैं। तो जहां पर फर्दर एडजुडिकेशन अभी क्या है बाकी हो, तो वहां पर जो डिक्री पास होगी वो कौन सी पास होगी? प्रिलिमिनरी होगी। तो लिहाजा जब भी मीन्स प्रॉफिट का मामला आएगा तो मीन्स प्रॉफिट में कोर्ट पहले कौन सी डिक्री पास करेगा? प्रिलिमिनरी। इसी तरह प्रीएम्पशन सूट है, और पहली बात यह है कि क्या राइट ऑफ प्रीएम्पशन है भी के नहीं, और जब कोर्ट फाइनली डिसाइड कर देता कि जी इसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है, अब ये होगी डिक्री। लेकिन
क्वेश्चन रेज हुआ, कितने पैसे देने हैं, चलो इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो फर्दर एडजुडिकेशन अभी क्या है, करनी है। तो फाइनल और प्रीलिमिनरी डिक्री में बेसिक डिफरेंस ही क्या होता है कि दैट टोटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट इज द फाइनल डिक्री, और जहां पर फर्दर एडजुडिकेशन अभी होनी है वो कौन सी डिक्री हो जाएगी, प्रीलिमिनरी। और सवाल यह था कि प्रीलिमिनरी डिक्री कब कब पास की जाएगी। ऑर्डर 20 का जो हमारा पहला रूल 12 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई मामला ऐसा होगा कि जिसमें आप क्लेम करेंगे पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट, तो मींस प्रॉफिट के हवाले से फॉर द रेंट और मींस प्रॉफिट विच हैव अकर्ड ऑन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट आर डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू सच रेंट और मींस प्रॉफिट। तो डिक्री पास होने के बाद वो क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी फॉर द फर्दर एडजुडिकेशन। तो जब आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री को एडजुडिकेशन वो करवा रहा है तो इट मीन्स ये जो आपकी डिक्री पास होगी ये कौन सी होगी, ये प्रीलिमिनरी डिक्री होगी, क्योंकि इसने सूट को टोटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया। डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू द रेंटर मींस प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंटिल द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द पोजेशन है, एक्सपायरेशन है, वेयर एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लास बी और क्लास सी, अ फाइनल डिक्री इज रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट और मींस प्रॉफिट शैल बी पास इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी। तो मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि फाइनल डिक्री बाद में पास की जाएगी, तो पहले जो पास हुई वो फिर क्या हुई, वो ही प्रीलिमिनरी डिक्री। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रीलिमिनरी डिक्री का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के हवाले से रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी अरसे से रिपीट नहीं हुआ। जब एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा हो और 4-5 साल से रिपीट ना हो, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अरसे से इग्नोर हो रहा है, तो लिहाजा हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो प्रीलिमिनरी डिक्री, अब प्रीलिमिनरी डिक्री के लिए जो पहली चीज़ हमारे पास आ गई वो कौन सा आ गया, हमारे पास क्या आया प्रीलिमिनरी डिक्री के हवाले से, कौन सा हमारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर हमारे पास आ गया 20, और इसका रूल कौन सा आ गया, हमारे पास रूल कौन सा, ये 12 है, जो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, जो ये बता रहा है कि जब भी आप सूट फाइल करेंगे कि जिसमें आप पोजेशन के साथ मींस प्रॉफिट करेंगे, तो मींस प्रॉफिट के लिए हमेशा क्या होगा, पहले एक प्रीलिमिनरी डिक्री होगी और उसके बाद प्रीलिमिनरी डिक्री के बाद क्या होगी जनाब, उसके बाद होगी एक इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद फिर कौन सी डिक्री पास की जाएगी, फिर पास की जाएगी आपकी फाइनल डिक्री पास की जाएगी। एक तो प्रीलिमिनरी डिक्री के लिए ये पॉइंट आया। आगे चले जनाब, डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, वेयर अ सूट इज फॉर एन अकाउंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिक्री ऑफ द कोर्ट शैल बिफोर पासिंग अ फाइनल डिक्री, द कोर्ट शैल बिफोर पासिंग अ फाइनल डिक्री पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री। अगेन आ गया जनाब, कहाँ पर आ गया ये डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन सूट हैं, जो आपके कौन से सूट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स में भी कोर्ट क्या करेगा, बिफोर पासिंग ऑफ द फाइनल डिक्री कौन सी डिक्री पास करेगा, एक प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो पास करने का पाबंद है ताकि फाइनल उसके राइट्स डिटरमिन हो। और प्रीएम्पशन सूट में भी क्या होगा, वेयर द कोर्ट डिक्रीज अ क्लेम टू प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द परचेज मनी हैज़ नॉट बीन पेड इनटू द कोर्ट शेल। तो अगर परचेज मनी पे नहीं की गई तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अगर फर्दर इंक्वायरी जो है वो डायरेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है प्रीएम्पशन सूट के अंदर कि जनाब पहले ये प्रीलिमिनरी डिक्री ले लें कि प्रीएम्पशन इसका राइट बनता है। अब ये प्रॉपर्टी इसका राइट है, बट द क्वेश्चन कि इस राइट के लिए इसको कितना अमाउंट पे करना है, ये फर्दर इंक्वायरी के बाद जो है वो फाइनल डिक्री की सूरत में ये पेश किया जाएगा। और एक सिंपल सा अपील का रूल जहन में रख लें, वेयर द प्रीलिमिनरी डिक्री वाज पास्ड एंड द प्रीलिमिनरी डिक्री वाज नॉट चैलेंज्ड ऑन द अपीलेट फोरम, फाइनल डिक्री कैन नॉट बी चैलेंज। अगर किसी को एतराज़ है तो वो पहले प्रीलिमिनरी डिक्री को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। अगर आप प्रीलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं करते तो इस सूरत में जो फाइनल डिक्री है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो प्रीलिमिनरी डिक्री को चैलेंज करना ऑन द फोरम वो ज़रूरी है ताकि आप फाइनल डिक्री को चैलेंज करें। डिक्री इन सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेयर सूट इज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और द टेकिंग ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट, द कोर्ट बिफोर पासिंग अ फाइनल डिक्री पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी क्या होगा जनाब, फोर्थ पॉइंट आ गया कि जब भी आपका मुकदमा किस चीज़ के लिए है, डिसोल्यूशन ऑफ, तो मतलब पहले कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप थी या नहीं थी। अगर पार्टनरशिप थी और उसको डिसॉल्व होना या नहीं होना, पहले ये डिसाइड किया जाएगा, फिर होगा कि ठीक है जब जाके इंक्वायरी करो कि इसमें इसका हक बनता है या हक नहीं बनता। डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान भी पहले प्रीलिमिनरी डिक्री होगी। और स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट, 16 नंबर पे जनाब क्या है, रूल 16 क्या कह रहा है कि जब आपके प्रिंसिपल और
एजेंट, इसके दरमियान भी जब कोर्ट डिक्री पास करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको ये कहे कि जनाब आप एक जजमेंट लिखें प्रीएम्पशन सूट के अंदर, तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि आपने जो डिक्री बनानी है, लिखनी है, वो प्रिलिमिनरी होगी और आपने उसमें फ़र्दर इंक्वायरी का ऑर्डर भी देना है कि जनाब जो फाइनल इसमें अमाउंट है वो फाइनल फर्दर इंक्वायरी के बाद क्या किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा। ये पॉइंट वो देखना चाह रहा है कि क्या आपको इस फैक्ट का पता है या इस फैक्ट का नहीं पता। स्पेशल डायरेक्शंस हैं जनाब एज टू अकाउंट्स। द कोर्ट में इधर बाय द डिक्री डायरेक्टिंग एन अकाउंट टू बी टेकन आर एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर गिव स्पेशल डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू द मोड in which the account is to be taken and watched in the particular may direct that the taking of the account, तो वो बताएगा अदालत के किस तरह करके जो अकाउंट्स हैं उसको मैनेज किया जाएगा। डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी आर सेपरेट पोजेशन ऑफ आ शेयर देयरिन where the court passes a decree for the partition of the property or for the separate possession of the suit therein if and so for the decree relates to an estate assessed for the payment। तो मतलब अगर कोई ऐसी डिग्री पास करेगा तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल देगा, और अगर कोई पोजेशन के हवाले से है तो वो लिखेगा कि ये पोजेशन के लिए कब से एंटाइटल्ड है। कब से एंटाइटल्ड में क्या हो जाएगा कि जो मींस प्रॉफिट है वो उसको मिलने हैं नहीं मिलने, इंटरेस्ट इसको देना है या नहीं देना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप देखें 19 और 20, 19 को देखना ख़ास तौर पर। 19 क्या है, क्या रूल 19 क्या है? रूल 19 इसके साथ रिलेटेड नहीं है। रूल 19 जो आता है ना, बेसिकली रूल 19 का कंसेप्ट रिलेटेड है ऑर्डर 8 के साथ और ऑर्डर 8 के रूल 6 के साथ। ऑर्डर 8 का रूल 6 ये रिलेटेड है सेट ऑफ के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? ठीक है जनाब। सेट ऑफ की हम दो काइंड्स पढ़ते हैं। एक होता है उसका सेट ऑफ कौन सा होता है, लीगल, और एक हम कहते हैं कि सेट ऑफ कौन सा है, इक्विटेबल। जो ऑर्डर 8 रूल 6 है वो लीगल सेट ऑफ है कि वो कोर्ट करेगा ही करेगा। तो क्या उससे हटकर कोई सेट ऑफ हो सकता है? जब भी हम किसी को इक्विटेबल सेट ऑफ पढ़ाते हैं तो पहली बात ये है कि सर इक्विटेबल सेट ऑफ के हवाले से आप प्रोविजन बताएं, कौन सी प्रोविजन में इक्विटेबल सेट ऑफ का लिखा गया। तो जो इक्विटेबल सेट ऑफ का लिखा गया है, इनफैक्ट वो कहां पर लिखा गया है, वो ऑर्डर 20 जजमेंट का ऑर्डर, और उसका जो रूल 19 है वो उसकी जो थर्ड क्लास है, आखिरी क्लास है, वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, इक्विटेबल सेट ऑफ के साथ रिलेटेड है। इसको ज़रा पढ़ लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। वेयर द डिफेंडेंट हैज़ बिन अलाउड अ सेट ऑफ अगेंस्ट द क्लेम टू द प्लेंटिफ, द डिक्री शैल स्टेट द अमाउंट इज ड्यू टू द प्लेंटिफ एंड व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू द डिफेंडेंट एंड शैल बी फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम विच अपीयर्स टू बी ड्यू टू द ईदर पार्टी। सिंपल वो बात ये कर रहा है कि अगर एक प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, बदले में डिफेंडेंट ने क्या कहा, रिटन स्टेटमेंट दी, प्लेंटिफ ने क्लेम किया कितना, 10 लाख, और डिफेंडेंट ने सेट ऑफ कर दिया कितने का, 5 लाख का, और कोर्ट कहता है जी कि इसको ये दे दो और इसका ये हक है। डिसाइड हो गया कि इसका ये हक है और इसका ये हक है। तो ऑर्डर 20 रूल 19 ये कह रहा है कि जब भी कोई ऐसी डिक्री पास की जाएगी, इसके अंदर कोर्ट मेंशन करेगा कि ये एंटाइटल्ड है 10 लाख के लिए और ये एंटाइटल्ड है 5 लाख के सेट ऑफ के लिए, लिहाजा इस 5 लाख को 10 लाख से क्या कर दिया जाए, सेट ऑफ कर दिया जाए, और डिक्री होगी फॉर द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 5 लाख विच हैज़ टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। तो जब भी कोई सेट ऑफ क्लेम किया जाएगा तो डिक्री के अंदर अदालत उसका जिक्र करेगी कि जनाब ये सेट ऑफ, ये किस सेट ऑफ की यहाँ तक बात हो रही है, द लीगल सेट ऑफ। आगे क्या है जनाब, अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ, any decree passed in a suit in which a set off is claimed shall be subject to the same provision in respect of the appeal to which it would have the subject if no set off had been claimed. The provision of this rule shall apply. The provision of this rule shall apply where the set off is admissible under Rule 6 of Order 8 or otherwise. तो or otherwise जिस set off की बात कर रहा है, ये or otherwise में है equitable set off। और ऑर्डर 8 रूल 6 का जो सेट ऑफ है वो कौन सा सेट ऑफ है आपका, वो लीगल सेट ऑफ है, और ये अदरवाइज का सेट ऑफ आपका कौन सा, ये इक्विटेबल सेट ऑफ है। तो उसने कहा कि जनाब ये उस दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, और उसके बाद जब भी आपका फाइनल जजमेंट होगा तो उसकी कॉपीज़ जो है वो क्या करेगा, कोर्ट पार्टीज़ के एक्सपेंस के ऊपर क्या करेगी, पार्टीज़ को प्रोवाइड करेगी। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड द डिक्री शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन टू द कोर्ट एट देयर एक्सपेंस। और इसमें पंजाब की अमेंडमेंट क्या है जनाब, द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट प्रोवाइड टू पार्टीज
एट देयर एक्सपेंस सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द जजमेंट एंड द डिक्री। तो जिस वक्त वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा उस वक्त उसकी कॉपी को क्या करेगा, वो लोगों को यानी कि जो पार्टीज़ है उनको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इसके साथ साथ जब जजमेंट देखें तो ऑलमोस्ट जितने रूल्स हमने पढ़े हैं सारे के सारे इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या ड्राफ्ट की जाती है, जजमेंट ड्राफ्ट की जाती है। तो जजमेंट और डिक्री का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा कि जब भी तफसीलन अदालत अपना फ़ैसला लिखती है जिसमें वो वजह बयान करती है कि वो ये जो डिक्री पास कर रही है उसके रीज़न्स क्या है, तो जजमेंट के अंदर तमाम चीज़ें स्टेट करने के बाद डिक्री के अंदर वो क्या करती है, डिक्री के अंदर वो अमाउंट मेंशन करती है, अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मेंशन करती है, अगर कोई मीन्स प्रॉफिट वगैरह है तो उस चीज़ के हवाले से। और अगर वो डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री है तो उसमें वो मेंशन करेगी कि ये कौन सी डिक्री है, प्रीलिमिनरी डिक्री है। और फाइनल डिक्री जो है वो शैल बी प्रोनाउंस्ड आफ्टर द इंक्वायरी, उसमें वो ये चीज़ मेंशन करेगी। और प्रीलिमिनरी डिक्री को चैलेंज ना किया जाए तो फाइनल डिक्री को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।